जय हिंद। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका कि चारों तरफ हमारे देश में पिछले कई दिनों से जो है इसका चर्चा है। ठीक है, और जब कई दिनों से चर्चा है तो कई ऐसे होते हैं जो तुरंत वो उस टॉपिक को बनाते हैं, पर यहाँ जब तक मैं चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं अपना कंटेंट जब तक रेडी ना हो जाए तब तक मैं उन चीज़ों को नहीं बनाता हूँ। बेसिकली आज एक ऐसा टॉपिक है सीए के बारे में। आप लोगों ने खूब सुना होगा, जहाँ तहाँ हर किसी नेता को इसके बारे में कहते सुना होगा, हर किसी को इसके बारे में भ्रम फैलाते हुए सुना होगा, हर किसी को इसके बारे में अपना ज्ञान बांटते हुए सुना होगा, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह तक। बट इसकी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और इन सभी चीज़ों को यदि आपको जानना है भारत के नागरिक होने के नाते, वही सिटीजन होने के नाते यदि आपको समझना है तो आपको बस 10 मिनट का ये वीडियो देखना चाहिए और देख करके आपको ये स्पष्ट तौर पे क्लियर होना चाहिए जो सीएए, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये नागरिकता छीनने का नहीं, जिसका भ्रम चारों तरफ फैलाया जा रहा है, यह किसी से भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। नागरिकता विड्रॉ मतलब सिटीजनशिप जो है वो विड्रॉ करने का कोई प्रोविजन नहीं है, इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। पहली बात तो ये समझना। दूसरी बात है, सीए जो है वो भारत के किसी भी नागरिक पे है ही नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, उस पे वो लागू ही नहीं होता। तो जब भारत के किसी भी नागरिक पे लागू नहीं होता, इससे किसी को नागरिकता छीनने का इसमें है ही नहीं कोई प्रोविजन, फिर समस्या किस बात का है भाई? तो समस्या सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के विरोध का है और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो कई नेता को आपने सुनते, ये बहुत अच्छे से समझना, एज ए नागरिक होने के नाते, एक पढ़े लिखे स्टूडेंट होने के नाते आपको यह समझ होना चाहिए और आप अपने घर परिवार में भी बता सकते हो। आपने कई नेता को सुना होगा, कई व्यक्ति को सुना होगा, कई लीडर को यह कहते हुआ, कई देश के सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको कहते हुए आपने सुना होगा, जो इसके तहत क्या होगा, मतलब लोग बाहर से आएंगे, यहां पे क्राइम बढ़ जाएगा, यहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी वगैरह वगैरह। शायद डेफिनेटली उनको पता होगा, बट वो ये चीज बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी फिर गलत हो जाएगी ना। वास्तविकता ये है, जो ये सीए उसके लिए है जो 31 दिसंबर 2014 तक 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं और वो भारत में रह रहे हैं। हेलो, वो भारत में रह रहे हैं, मतलब पिछले 10 साल से वो भारत में ऑलरेडी रह रहे हैं, उनको ये नागरिकता दिया जा रहा है, ना कि किसी को बाहर से बुला बुला के आओ भाई आओ और नागरिकता लो और वोट दो। ऐसा कहीं है ही नहीं। ये सिर्फ उनको नागरिकता दिया जा रहा है जो 31 दिसंबर 2014 तक है। तो क्या अब ये बताएं, यदि कोई व्यक्ति इस बात का स्टेटमेंट देता है जो बाहर से बुला बुला के नागरिकता दिया जाएगा, बाहर से लोग आएंगे, यहां ये चीजें होंगी, वहां वो चीजें होंगी, ये सरासर वर्गलाने की बातें नहीं है क्या? एज ए स्टूडेंट हमें तो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट तौर पे है जो 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आ चुके हैं उसी को यह नागरिकता दिया जाएगा सीए के तहत। ठीक है। और दूसरी बातें, एक सबसे बड़ी बातें हैं जो हर कोई यह मुद्दा उठाता है, जो मात्र 3 ही देश क्यों? क्योंकि इसमें यह है, जो जैसे भारत के जो पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश की बात करते हैं, भारत की पड़ोसी देश में हम पाकिस्तान की बात करते हैं और अफगानिस्तान की बात करते हैं, वहां से मात्र 3 देश से ही क्यों? तो क्योंकि यह कभी ना कभी अखंड भारत का ही तो पार्ट था ना, यह हमारा ही तो पार्ट था और वह व्यक्ति हमारे ही तो हैं। वो यहां भारत में नहीं आएंगे, भारत नहीं बुलाएगा तो कहां जाएगा? क्योंकि एक वसुधैव कुटुंबकम की धारणा जो है वो हमारे अंदर है ना। यदि कोई परेशान होता है, कहीं कोई रोड पे तड़पता रहता है, तो हम भारतीय जो हैं उनमें वह एक करुणा होती है ना, हम तुरंत सारी चीजों को छोड़ करके उसके पीछे जो रहते हैं, जो भाई क्या है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। कैसे हम किसी के दुख दर्द को बांटते हैं, वही चीजें हैं। दुख दर्द इसीलिए क्योंकि इसके तहत वो धार्मिक तौर पे पीड़ित व्यक्ति, जी हां, जिसको धार्मिक तौर पे उत्पीड़ित किया गया था इन तीन कंट्रियों में, और वो जो 6 समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो पर्सियन हैं, उनको बेसिकली भारत में वो जो 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं, उनके लिए यह एक प्रोविजन है। उनके लिए जो भारत में ऑलरेडी इलीगल तौर पे रह रहे हैं, अवैध तौर पे रह रहे हैं, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के वो भारत आ चुके हैं, उनको एक लीगली तौर पे
उनको एक लीगली तौर पे जो है भारत में रखने का, भारत का नागरिक बनाने का एक प्रोविजन है, क्योंकि वह जो वर्ग के लोग हैं वो उन कंट्री में अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज थे। कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, ये कोई धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कंट्री नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्री है। तो जो ये मुस्लिम कंट्री है वहां पे फिर बाकी और जो धर्म के लोग रहते हैं, और वो धर्म के लोग रहते हैं, वो वहां पे अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज कहलाते हैं। और वो कहां से गए हुए हैं भाई? वो भारत के ही तो हैं, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब भारत का पार्ट था। तो जब वो कोई धर्मनिरपेक्ष कंट्री होता तब यदि वहां से बुलाते तो जरूर ये बातें होती जो हम जबरदस्ती बुला रहे हैं। पर वो ऑलरेडी एक मुस्लिम कंट्री हैं, और उस मुस्लिम कंट्री से ये जो 6 समुदाय के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको बेसिकली जो वहां पे धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है, आए दिन आपने न्यूज सुना होगा वगैरह वगैरह, तो वो जो भारत में आ चुके हैं और अभी भी तब भी कुछ लोग वहां पे प्रताड़ना झेल करके वहां रह रहे हैं बेचारे, वो नहीं आए हैं, उन्होंने अपना घर बार नहीं छोड़ा है। तो वो व्यक्ति जो अपना घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़ करके वहां से आ गए, तो उनको एक ऑथेंटिकेशन तो मिलनी चाहिए ना। पता नहीं किस कंडीशन में वो यहां पे दीनहीन की तरह रह रहे हैं, और वो आपके ही भाई बंधु हैं, आपके पूर्वज के भाई बंधु हैं। तो उनको सरकार जो है एक वो कहीं ना कहीं एक मानवता के नाते जो है वो सरकार उसको एक ऑथेंटिकेशन दे रही है। और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो अभी आएंगे नहीं, बस नहीं गई है जो लेके आ जाएंगे, वंदे भारत ट्रेन नहीं गई है जो लेके आ जाएंगे, वो ऑलरेडी आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही एक मुद्दा है जो आज के डेट में बहुत जबरदस्त तरीके से है। तो ये करंट का जो सीए है वो, और जैसा मैं ट्रेडिशनल लाता हूं सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में, उसका भी ये दोनों का प्रोविजन लेके आया हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है। और मैं एक बार आप सभी के लिए जीएस मिश्रा हूं, जो कि आप सभी के लिए एक बड़ा अच्छा कंटेंट लेके आया हूं। इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए और अपने भ्रम को दूर करें। हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, हमारे डिबेट में पूछा जा सकता है, किसी भी तरह की कोई चीजें हैं उसमें, तो थोड़ा सा इसको आप फटाफट समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, यदि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करते हैं, जो अभी ये आया है, जी हाँ 2019, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये बेशक अभी लागू हुआ है, क्योंकि देखिए इसको हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये अमेंडमेंट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, मतलब भारत में नागरिकता देने का जो प्रोविजन है उसमें अमेंडमेंट किया गया है, स्पेशली इन समुदाय के लिए। क्योंकि ये बेचारे आखिर कहां जाएंगे, ये हमारे ही तो हैं। क्यों हमारे हैं? यहां पे यूरोप से किसी कंट्री, यूरोप के किसी कंट्री के हिंदुओं को तो नहीं बुलाया गया है, वहां से ईसाइयों को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वहां पे वो ईसाई अल्पसंख्यक नहीं है। बट जो मुस्लिम कंट्री है और वो भी भारत से सटा हुआ, ठीक है, वहां से बुलाया गया है। ठीक है, तो देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात करते हैं, ये 2019 है, इसको 2019 ही कहते हैं। ठीक है, कि नोटिफिकेशन 11 मार्च 2024 को सेंट्रल होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है, मतलब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो आप उनका भी देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम बेशक ये 11 मार्च 2024 को नोटिफाई किया गया है, बट आपको बताना चाहूं यह कानून जो है ये दिसंबर 2019 में ही बन के तैयार हो गया था। जी हां, यहां मैंने लिख दिया है सीए जो है वो 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हुआ था। सीए 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हुआ था, और उसके बाद और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को इसको अप्रूव कर दिया था। क्योंकि आपको पता होता है हमारे देश में किसी भी तरह का कोई कानून बनता है वो प्रेशर कुकर में नहीं बनता या कड़ाही में नहीं बनता। कोई भी कानून बनेगा वह कानून सबसे पहले हमारे संसद में, बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के जो दोनों हमारे हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसमें प्रेजेंट किया जाता है, वहां से अप्रूवल लिया जाता है, वहां पास होता है 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से। और वो पास होने के बाद फिर जब राष्ट्रपति उसके साइन करते हैं, देन वह बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। इसीलिए सीए को पहले कैब कहा जाता था, CAB कैब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहते थे उसको, बट अब उसको सीए कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जी ने 12 दिसंबर 2019 को इस पे साइन कर दिया था, और यह लोकसभा राज्यसभा में जो है फाइनली जो पास हुआ था लोकसभा से 11 दिसंबर
2019 को हुआ था। तो आपने क्या समझा, जो ये पास तो हो गया था दिसंबर 2019 में ही, बट चौतरफा जो है एक भ्रामक स्थिति लाने के लिए, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के लिए जो है एक पर्टिकुलरली समुदाय या वर्ग के लोगों के द्वारा जो है इसका झूठ फैलाने के कारण, उनको भ्रम में जो दिया जा रहा था, जिसके कारण इसको बंद किया गया था। और बाद में जो है आज के डेट में इसका जो है नोटिफाई जारी हुआ है। तो 11 मार्च 2024 को जो भारत के गृह मंत्रालय ने इसको नोटिफिकेशन किया है, बट यह कानून ऑलरेडी 11 दिसंबर 2019 को संसद में पास हो गया था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा पारित हो गया था। क्लियर कर लें इस बात को। अब यह है क्या, जैसा मैंने अभी बताया, इसके तहत गौर करें, इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक कहीं कोई अभी नहीं आ रहा है, ना आ सकता है। 31 दिसंबर 2014 तक पलायन करके आए हुए मतलब लीगल तौर पे नहीं, जो अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए, पलायन करके, माइग्रेट हो करके, तो माइग्रेट तब होते हैं ना जब वहां की कंडीशन दयनीय होती है, ये तो आपको पता होगा। तो पलायन करके आए हुए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों, क्या समझा आपने? 6 वर्ग के लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसियों। इसमें मोस्टली हिंदू हैं। प्रवासियों को, जो इमिग्रेंट होते हैं, जो प्रवासी हैं, जो माइग्रेट करके आते हैं, प्रवासियों को भारत में नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपने क्या समझा, जो इस सीए के तहत, ये जो सीए है 2019 है, इसके तहत जो 2019 में अभी नोटिफाई हुआ है 11 मार्च 2024 को, इसके तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक जो पलायन करके जो गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि ये कंट्रियां ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है। बहुत वर्ग के लोग कहते हैं मुस्लिम क्यों वंचित किया गया है, क्योंकि भाई वो उनका कंट्री है, वो बाकायदा मुस्लिम कंट्री है, वो मुस्लिम के नाम पे ही दिया गया है उनको, अदरवाइज वो भी भारत का पार्ट था। क्यों दिया उसको, क्यों अलग किया? यहीं रह लेते, जब इतना ही भारत पसंद था तो क्यों अलग हुआ? तो वो इसीलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है बाकायदा उनके संविधान में। तो जब मुस्लिम कंट्री है तो वहां पे जो और वर्ग के लोग हैं और धर्म के लोग हैं, वो वहां पे अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, और उनका धार्मिक उत्पीड़न, शोषण होता है वहां पे। ये आप किसी भी तरह से, किसी भी न्यूज से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जिनका वहां पे उत्पीड़न, शोषण होता है, उन वर्ग के लोग को, जो भारत के ही हैं, वह जो अवैध तरीके से भारत में आ चुके हैं, उनको लीगली तौर पे भारत का नागरिक बनाने का यह एक प्रोविजन है, दैट इज सीए 2019 और नथिंग एल्स। किसी का इससे कोई नागरिकता नहीं जा रहा है, कोई कहीं समस्या नहीं हो रही है, खामखा जो है लोग हवा बना रहे हैं इसका। तो ये आपको एटलीस्ट जानना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, यहां देखिए, यह प्रावधान सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए है, नॉन मुस्लिमों के लिए है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन 3 कंट्री में मुस्लिम ही हैं और मुस्लिम बहुल्य हैं, तो उनको क्यों बुलाएंगे? आपका ही तो घर है वो, आप रहिए आराम से वहां पे। तो गैर मुस्लिमों के लिए है, जो इन 3 देशों में, जो 3 देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक थे। ठीक है, उत्पीड़ित अल्पसंख्यक मतलब एक कह सकते हैं जो परसिक्यूटेड रिलीजियस तौर पे, रिलीजियसली परसिक्यूटेड थे, उत्पीड़ित थे, और अल्पसंख्यक थे, वहां के माइनॉरिटीज थे। क्या थे? उत्पीड़ित अल्पसंख्यक थे या परसिक्यूटेड जो थे, उन्हीं को जो है बुलाया जा रहा है। ये गैर मुस्लिमों के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है। तो ये आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 देश भारत के, कौन कौन सा? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है, यहां पे जो नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो 6 हैं, हिंदू, सिख, ईसाइयां, बौद्ध, जैन और पारसियों, इनको बेसिकली जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में ऑलरेडी आके रह रहे हैं, आपके दिल्ली में भी रह रहे हैं, उनको बेसिकली लीगली तौर पे भारत का नागरिकता दिया जा रहा है, ना कि किसी को ट्रेन भेज करके बुलाया जा रहा है। प्लीज, पॉइंट शुड बी नोटेड। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो सीए के तहत इनको नागरिकता के लिए भारत में रहने की शर्त, जो लगातार 11 वर्ष था, को घटाकर 5 वर्ष किया गया है। मतलब यह है, जो अभी तक जो भारत में नागरिकता का रूल था, उसके तहत यह था जो किसी भी बाहरी को नागरिकता तब दिया जा सकता है जब वो भारत में लगातार 11 साल रह रहा हो। तो उसको घटा करके यही सीए 2019 के तहत स्पेशली सिर्फ इनके लिए घटा करके मात्र 5 साल का किया गया। मतलब ये 5 साल से रह रहे हैं तो इनको नागरिकता दिया जा सकता है। सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद ये देखो, आप समझो बहुत अच्छे से। आपको पता होगा जो हमारे संविधान में शेड्यूल हैं, अनुसूची हैं,
अनुसूची जो है टोटल 12 है, उसके तहत जो छठी अनुसूची है, 6 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के छठे अनुसूची में, जो कि नॉर्थ ईस्ट से संबंधित राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, तो जो कि आपको 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, उनमें उनके आदिवासी का, उनके ट्राइबल का और उनकी सारी कम्युनिटी का, सारी चीजों का वर्णन है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 6 में वर्णन किए गए राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहते हैं, इसमें यह लागू नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें? इसमें यह लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी की बातें हैं, उनका जो है वो मतलब वो काफी जो है वो भोले होते हैं, उनकी चीजों को बाहरी दुनिया से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता, तो चूंकि उस तरफ कोई इंटरफेयर नहीं है, इसलिए इसमें यह लागू नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस किस राज्य में लागू नहीं होगा। और साथ साथ ILP होता है एक, मतलब इनर लाइन परमिट। जी हां, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं कुछ, वहां पे इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। मतलब आप उस एरिया में जाओगे तो आपको वहां की गवर्नमेंट से ऑनलाइन जो है वो आपको एक परमिट लेनी होती है, जो आपको मिलता है और आप जाइए। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली जो है वो ट्राइबल लोग होते हैं, वहां पे पेड़ पौधा, हरियाली और ग्रीनरी वगैरह ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है। तो हम जो टूरिस्ट जा करके वहां पे उन चीजों को कई बार जो है नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसीलिए तो इनर लाइन परमिट वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में ये लागू नहीं होगा। तो आपने क्या समझा? आप यदि गौर करोगे तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं ना, जिसको हम 7 सिस्टर कहते हैं, उन 7 सिस्टर में ये लागू नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर में लागू नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से समझिए। जिसमें कि जो शेड्यूल 6 के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 के तहत जो 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, आप भारतीय संविधान के छठे अनुसूची को आप पढ़िए, उसमें बेसिकली असम, त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय, इसमें जो है यह लागू नहीं होगा। और साथ साथ ILP बोले तो इनर लाइन परमिट वाले 4 राज्य जो हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इसमें भी लागू नहीं होगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको एक बड़ी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस किस देश से आएंगे, कौन कौन समुदाय के लोग हैं, साथ साथ किस किस में लागू नहीं होगा और कब तक आ चुके हैं, ये बातें क्लियर करना। वहीं पे यहां है गृह मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार, जो भारत के गृह मंत्रालय उसके रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक, सोच के देखिए, तक गैर मुस्लिम समुदाय के करीब 1414 प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। सोच के देखिए, मतलब 2021-21 में करीब 14 से 14 जो गैर मुस्लिम इसी तरह के जो वहां से पीड़ित लोग यहां आकर के जो रह रहे थे, उनको दिया जा चुका है, जो ऑलरेडी 9 राज्यों में रहते थे। भारत के अलग अलग राज्यों में 9 राज्यों में रहते थे, जिसमें राजस्थान की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। इन राज्यों में ये रह रहे थे। इनमें 1414 व्यक्ति को ऑलरेडी भारत की नागरिकता दे दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये करंट की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे यदि बात करते हैं तो यहां पे जैसे है जो CA 2019 सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन कर बना है। मतलब जो बेसिकली भारत में जो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है, नागरिकता कानून है, 1955 में जो बना था, उसको संशोधन करके CA 2019 बना है, जिसके तहत बोला था जो पहले रहने का रूल था 11 साल, अब उसको घटा के 5 साल कर दिया है। बट वो किसके लिए? सिर्फ इनके लिए, औरों के लिए नहीं। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, जो CA से करीब 30,000 लोगों को तुरंत प्रभाव से फायदा होगा। भारत सरकार के डेटा के अनुसार, जो IB मिनिस्ट्री, IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके हिसाब से करीब करीब 30,300 समथिंग करके व्यक्ति हैं, उनको एट ए टाइम में फायदा होगा, जिसमें से 1414 को ऑलरेडी नागरिकता मिल चुकी है। मतलब सोचिए, इतने व्यक्ति जो इन समुदाय के जो उत्पीड़ित व्यक्ति थे, जिनको वहां पे धर्म पे नाम पे इनको प्रताड़ना किया जाता था, और वो वहां से भाग भाग के अपना सब कुछ छोड़ करके भारत में किसी तरह से रह रहे हैं माइग्रेंट करके, उन व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी। और आपको बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं, करीब करीब 24,000 के आसपास इसमें हिंदू हैं। जी हाँ, इन 30,000 में करीब करीब 24,000 के आसपास हिंदू हैं, जो उस समय में यह कह करके चले गए थे, जो नहीं हम इसी देश में ठीक हैं, हम यहीं रहेंगे। बट उनको क्या पता था, जो वही उनके दुश्मन हो जाएंगे। ठीक है, जिनके पास वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब हम ट्रेडिशनल बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। तो भारत में गौर करें, भारत में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। यह करोड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है, जो भारत में किस तरह का नागरिकता है।
तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया गया है या लिया गया है। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है नागरिकता कहां से लिया गया है, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें अलग अलग संविधान से लिया गया है। तो भारत में नागरिकता ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, क्योंकि वहां की एकल नागरिकता है। भारत में भी एकल नागरिकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत के देश की नागरिकता होती है, पर्टिकुलरली किसी राज्य की नागरिकता नहीं होती है, जैसा अमेरिका में है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जी हाँ, वहाँ एक स्टेट का भी नागरिकता हो सिटीजनशिप है और सेंटर का भी होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। आप यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का नागरिकता लेना चाहता है भारत में, वो जा सकता है, बट उसको उससे पहले भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। आपको पता है अक्षय कुमार, जो मिस्टर खिलाड़ी के नाम से आप जानते होंगे, वह अभी तक कुछ दिन पहले तक भारत के नागरिक नहीं थे, वो कनाडा के नागरिक थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2011 के आसपास में भारत की नागरिकता छोड़ के कनाडा का ले लिया था। बट अभी कुछ दिन पहले, काफ़ी दिन से उन्होंने अप्लाई किया था, अब वो भारत के ऑफिशियल नागरिक बन गए। तो आप समझिएगा, भारत में एक टाइम में कोई भी व्यक्ति एक ही जगह का नागरिक हो सकता है। आप किसी भी देश में जाओ, आपकी मर्जी है, तो फिर आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। यदि भारत की नागरिकता है तो आपको सिर्फ भारत की ही रखनी पड़ेगी, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है, इसको समझ लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो संविधान की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के पार्ट 2 में अनुच्छेद शेड्यूल 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो भारत में नागरिकता का प्रोविजन कहां पे है। तो शेड्यूल 5 से 11 तक में, 1 से लेकर के 4 तक में जो है वो देश और राज्यों के बारे में वर्णन है। तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक में सिटीजनशिप की बातें हैं, जो किस में है, तो पार्ट 2 में, भाग 2 में है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साथ साथ आप बहुत अच्छे से समझना, नागरिकता सिटीजनशिप जो का विषय संघ सूची या यूनियन लिस्ट में आता है, मतलब वह काम जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, उन सभी को हम यूनियन लिस्ट में रखते हैं। तो नागरिकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के अंदर आता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार या भारत सरकार के अंदर आता है, जो संघ सूची में आता है। तो नागरिकता का विषय संघ सूची या यूनियन लिस्ट में आता है। इस पर कानून बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को है, मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट है, भारत का जो संसद है, उसी को राइट है। क्योंकि यह देश की बातें हैं, संघ सूची की बातें हैं, और संघ सूची पे यूनियन लिस्ट में कानून सिर्फ क्या है, सेंटर बना सकती है। और इसको लागू करने का राइट सिर्फ भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्या समझे? इसको जो लागू करने का राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और यह सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मतलब भारत के जो गृह मंत्रालय है उसके तहत आता है। तो आपने सुना होगा कई सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री जो हैं वो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे लागू नहीं होगा, हम लागू नहीं करने देंगे, वगैरह वगैरह। अरे भाई, आपको पता होगा, डेफिनेटली उनको पता है, पर वो बोलना नहीं चाहते। भाई ये जो राइट ही नहीं है, ऐसा करने का राइट ही नहीं है। हाँ, बोलने का राइट है, राइट टू स्पीक सबको है, बट यह करने का राइट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नागरिकता जो है वो उसको एग्जीक्यूट कराने का, नागरिकता सिटीजनशिप जो है वो सेंटर का विषय है, केंद्र का विषय है, संघ सूची के अंदर में आता है। भारत का जो संसद है वह कानून बनाता है, कोई राज्य इस पे कानून नहीं बना सकता। दूसरी बात है, इसको लागू करने का काम भारत के होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय का है, और वही जो है पूरे देश में इसको लागू करती है। क्लियर हो गया? वहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, जो इसी के तहत ये चीजें थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, जो संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 19, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, 16 और 19 द्वारा जो दिए गए मूल अधिकार हैं, मतलब जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, आप सभी को पता होगा, जो 12 से लेकर के 35 तक, 12 to 35 जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं। तो 15 से लेकर के 15, 16 और 19 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। वहीं किसी भी संवैधानिक पद पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक बैठ सकते हैं। मतलब ये एक स्पेशलिटी दिखाया जा रहा है, जो भारतीय नागरिक ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पद पर बैठ सकते हैं। मतलब कोई भी सरकारी नौकरी हो, वो भी एक तो कॉन्स्टिट्यूशन पद है ना, उस पर कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता है, तो वह उस पर ही बैठ सकते हैं। साथ साथ भारत में जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिला है, उसके तहत जो आर्टिकल 15, 16 और 19 सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही जो है उसका स्पेशल प्रोविजन है। वहीं पे ये जो अभी तक जो कानून, मतलब भारत में जो नागरिकता लेने का जो प्रोविजन है, वो इसी के तहत है। क्या है? तो आपके इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत 5 तरीके से भारतीय नागरिकता मिलती है। 5 तरीके से मिलती है। किस किस तरीके से? तो पहला है बाय बर्थ, मतलब आपको कहीं पे जन्म के आधार पर जो है क्या मिल सकता है, नागरिकता मिल सकती है, जन्म आधारित। बट इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत में कोई एम्बेसडर यदि है किसी कंट्री के, उनके बच्चे का यहाँ पे जन्म होता है, तो उनको वहाँ पे नागरिकता नहीं मिलेगी।
ये हमारे लिए है जो कि ऑलरेडी हम पहले से रहते हैं। तो जन्म के आधार पे वंशानुगत या हेरिडेटरी की बात करते हैं, हेरिडेटरी आधार पे हमें वो मिलता है। उसके बाद पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई जो रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने आप को, जो मुझे भारत की नागरिकता चाहिए तब। और एक होता है देशीयकरण या न्यूट्रलाइजेशन। देशीयकरण या न्यूट्रलाइजेशन मतलब ये हो गया जब कोई बाहर का आकर के यहाँ पे रहना चाहता है और कई सालों से रह रहा है वो, और जब वो उस तरह से क्या करता है, प्रोविजन करता है, रजिस्टर कराता है, अपने आप को रिक्वेस्ट करता है, तब जाकर के बाकायदा जो है वो उनको नागरिकता मिलती है। और एक होता है भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार द्वारा। मतलब मान के चलिए भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास कुछ ऐसे राज्य हैं जो पहले बांग्लादेश में थे, अब वो चेंज करके भारत में आ गए, और कुछ राज्य ऐसे थे जो भारत में थे वो चेंज करके बांग्लादेश में चले गए। वो जब बॉर्डर सीमा जो है उसको क्या एडजस्ट किया जाता है, उस कंडीशन में जो बांग्लादेश वाले जो राज्य थे वो जब भारत में आ गए, तो भारत में हो गए तो भारत की नागरिकता उनको मिलेगी ना। तो उस हिसाब से भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार द्वारा, मतलब ये 5 तरीके हैं जिसके द्वारा अभी तक भी ये सीए लागू होने के बावजूद भी ये 5 तरीके से ही भारत में क्या है, नागरिकता मिल रही है। क्योंकि आप समझिएगा सीए सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के लिए लागू है, बाकी नॉर्मल कंडीशन के लिए सीए का कोई रोल ही नहीं है। नॉर्मल चीजों के लिए कोई रोल ही नहीं है, इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है। साथ साथ इन ये सीए के लिए बाकायदा जो है भारत सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया, और ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा भारत सरकार जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रही है। और उसके साथ साथ इनको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स की ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, बस इनको प्रूव करना है, इनको कोई सर्टिफिकेट दिखाना है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है जो आप उस देश में रहते थे, चाहे वो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रहते थे, और आप इस डेट तक यहां पे आ चुके थे। ये नहीं जो कल के डेट में कोई वहां पे घुसपैठ करके आ जाए। जी हां, मान लो जब से लागू हुआ है तब से कोई आ जाए और कहे जो मैं जी आया था, मैं तो पिछले इतने साल से 10 साल से रह रहा था यहाँ पे, तो नहीं 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 नहीं, उसको नहीं। बाकायदा आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जो आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके थे। ये एक बात लॉजिकली बात है ना, नहीं तो ये कैसे आप डिसाइड करोगे। कोई भी आ सकता है, अभी भी आ जाएगा और कहेगा जी मैं भी तो रह रहा था। तो मतलब ये है जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जो आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके थे। तो मतलब क्या होगा, यदि आप किसी तरह से कोई मान लो ऐसे होते हैं जो कोई पहले पासपोर्ट या वीजा के साथ आते हैं और 2-4-6 महीने के बाद वो वापस नहीं जाते हैं, जब इनवैलिड हो जाता है उनका, तो उस तरह के लोग, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, या कहीं आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपने कुछ बनाया होगा रेंट प्रूफ वगैरह, तो पता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं रह रहे होंगे, ठीक है। या फिर यदि किसी तरह से आपके पास और कोई प्रूफ है तो आपको दिखाना होगा, मतलब आपको दिखाना होगा। बिना ऐसा नहीं है जो बिना डॉक्यूमेंट्स इजी कर दिया गया, बट बिना डॉक्यूमेंट्स का नहीं, ऐसा प्रोविजन है, ठीक है। तो एक बार आप सभी इसको बहुत अच्छे से देख लें, ये करंट का मामला है और ये ट्रेडिशन की चीज़ें हैं, और उम्मीद करता है आपको थोड़ी भी इसको समझ में आई होगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके जयंती के बारे में समझाएं, बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और यदि कोई कहीं आपको कुछ कहना है तो इसका कमेंट भी करें, और अच्छे से तैयारी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।